हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी ज्योग्राफी की यानी कि ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी की क्लासें आपके लिए लगातार शुरू हो चुकी हैं, जिसमें हम 2 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तो ये क्लासें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है इसमें और टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो 2 क्लासों में हमने कम से कम 10 से 11 टॉपिकों को देख चुके हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में, और हम इससे आगे भी बात करेंगे। नेक्स्ट वीक से हम क्या करेंगे, एक दिन में ऐसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी साथ साथ हम कंप्लीट करेंगे, तो एक दिन में 2 क्लासें आने वाली हैं। और ऐसे ही हमारी लगातार जो सीरीज चल रही है, जो सीरीज हमारी लगातार चल रही है, ठीक है, वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इसमें वही प्रश्न आपके लिए जाएंगे जो प्रीवियस ईयर से आए हैं, क्योंकि जैसे पीजीटी का पेपर हो गया, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो इस बार आरओ के पेपर बहुत सारे प्रश्न पीजीटी से उठा के ज्योग्राफी के पूछे गए थे। हिस्ट्री के भी पीजीटी के पेपर से उठा के पूछे गए थे। तो ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं आपके प्रिलिम्स एग्जाम जितने भी होते हैं, जितने भी प्री एग्जाम जो होते हैं, उनके कहीं ना कहीं स्टेटमेंट कथन और उनके जो बलनाने प्रश्न होते हैं वही किसी ना किसी अन्य एग्जाम पूछ के दूसरे एग्जाम पूछे जाते हैं। ये प्रक्रिया मैंने कई बार देखी है कि आप तैयारी सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा। जैसे आज तक ज्योग्राफी के जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है वो सब मैं आपको करा चुका हूं, जिसमें मैं 60 प्रश्न कंप्लीट करा चुका हूं। मैंने आपको बताया कि अगर पर डे बेस पर हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट करते हैं तो उम्मीद करता हूं वो श्रृंखला आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी। तो एक क्लास जो है वो आपके लिए इन 3 के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन जितनी भी हमारी श्रृंखलाएं हैं, जितनी भी हमारे पेपर की श्रृंखला है, जितनी भी हमारे पेपर होते हैं जहां पर ज्योग्राफी पूछी जाती है, उन सभी पर ये श्रृंखला आपकी टोटल ओवरऑल बनने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा ये श्रृंखला जो आपकी बन रही है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट वीक से क्या करेंगे, नेक्स्ट वीक से हम हिस्ट्री को भी लगातार शुरू करेंगे। हिस्ट्री बात आपके संविधान हो गया, इकोनॉमिक्स हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, इन सभी भारतीय संस्कृति जो हो गई, उन सभी की क्लासों को हम इसी फॉर्मेट में शुरू करेंगे। तो आप लोग ज्ञान जीएस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक आपको या नेक्स्ट आपके हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, साइंस में प्रॉब्लम हो रही है, आप बताइएगा। क्योंकि मैंने नई प्लेलिस्ट बनाई है तो उसमें आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, तीसरी क्लास की आज हम बात करेंगे, लेक्चर नंबर 3 आपका होने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या रहता है हमारा। तो आज के क्वेश्चन भी आपके पास बहुत ही बेहतरीन है। पहला ही क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तरीके से देखिएगा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन से देश कौन से देश के सभी राज्यों के भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ओवरऑल ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जो सभी भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया या कर्नाटक हो गया। देखिएगा भारत में कितने राज्य हैं, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 28 स्टेट हैं आपके, स्टेट्स हो गए। और अगर बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश जिसे हम बोलते हैं यूटी, यूटी हो गए आपके। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो कितने हो गए आपके, 36 हो गए। 36 आपके यूटी प्लस आपके क्या हो गए, स्टेट हो गए। 36 यूटी प्लस स्टेट आपके हो गए। तो ओवरऑल ये देखिएगा कि जो हमारे भौतिक प्रदेश हैं वो कितने हैं आपके। तो भौतिक प्रदेश की अगर बात हम करें तो 4 हैं आपके। वो 4 कौन से हैं, उत्तर का पर्वतीय भाग होता है आपके, उत्तर का पर्वतीय भाग, ठीक है सबसे पहला। क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा भौतिक प्रदेशों की श्रेणी में नहीं आता है, तो याद रखिएगा उत्तर का पर्वतीय भाग हो गया। दूसरे की अगर बात करेंगे तो उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है दक्षिण का पठारी भाग। नोट करते चलिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है दक्षिण का पठारी भाग हो गया। और अगर चौथे की अगर हम बात करेंगे, चौथा तो आपको पता है समुद्र तटीय भाग, कौन सा होगा आपका, समुद्र तटीय भाग, ठीक है कौन सा होगा आपके, समुद्र तटीय भाग होगा। तो ये जो आपके 4 जो भाग होते हैं इनका प्रतिनिधित्व कौन सा राज्य करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इनका जो प्रतिनिधित्व होता है वो कौन सा राज्य करता है। ठीक है, तो कौन सा राज्य करता है भाई मेरे, बताइएगा। उड़ीसा करेगा, नहीं भाई उड़ीसा नहीं करेगा। हिमाचल करेगा,
नहीं, कौन करेगा? तो पश्चिम बंगाल करेगा। कौन करेगा? पश्चिम बंगाल करेगा। याद रखिएगा, कौन करेगा? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल क्या करता है? बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। अब भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो बात है वो है आपके रिवीजन की। होमवर्क इक्वल क्या होगा? रिवीजन। तो होमवर्क क्या है हमारा? रिवीजन करना। होमवर्क क्या है हमारा? रिवीजन करना। तो हम क्या करेंगे? रिवीजन ही करेंगे ना। तो रिवीजन करेंगे तभी तो हम होमवर्क कर पाएंगे ना। तो हमारा काम है रिवीजन करना, ठीक है। और बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर बनाती है, जो कि सबसे लंबी सीमा बनाती है। 7 देशों के साथ 27 राज्यों को स्पर्श करता है, ठीक है। ये तो पता है। वो सॉरी 17 राज्यों को स्पर्श करता है। विश्व के 7 देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं और 7 देशों के साथ 17 राज्यों की सीमा लगती है, जो कि हमारे 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से हैं, ठीक है। और उसमें सबसे लंबी तो बांग्लादेश जो बना रहा है वो भी पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना रहा है। ओके, तो बांग्लादेश किसके साथ सीमा बना रहा है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। असम के साथ सीमा बनाता है, मेघालय के साथ बनाता है, ठीक है। मिजोरम के साथ बना रहा है। किसके साथ बना रहा है? मिजोरम के साथ बना रहा है, त्रिपुरा के साथ बना रहा है, और किसके साथ बना रहा है? पश्चिम बंगाल के साथ बना रहा है, ठीक है। तो 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। कितने? 5 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन सीमा बना रहा है 5 राज्यों के साथ में? तो 5 राज्यों के साथ में सीमा कौन बना है? बांग्लादेश सीमा बना रहा है 5 राज्यों के साथ। और जो 5 राज्यों में से जो पश्चिम बंगाल है इसमें, वो क्या करता है? वो सभी 4 भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि भारत में कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है? भारत में कौन सा भौतिक प्रदेश नहीं है? तो भौतिक प्रदेश देखिएगा, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का मैदानी भाग, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय भाग। ये क्या है? भारत के भौतिक प्रदेश हैं। तो भारत में कितने भौतिक प्रदेश हैं? तो भारत में ओवरऑल 4 भौतिक प्रदेश हैं। कितने भाई? 4 भौतिक प्रदेश है भारत में ओवरऑल। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्लियर हो चुका है एकदम? कोई डाउट वाली बात हो तो बिल्कुल बताइएगा कि इसमें डाउट हो चुका है, मुझे क्लियर नहीं हो पाया ये कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमसे क्या कहता है कि देखिएगा, निम्नलिखित नदियों के किनारों पर बसे शहरों में से कौन सा संयोजन सही नहीं मिलान करता है? यानी कि गलत मिलान कौन सा है इसमें, कौन सा सही नहीं करता है? जो गलत है उसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे है, बिल्कुल सही बात है। बद्रीनाथ आपने मूवी भी देखी होगी, ठीक है। उसके बाद में विजयवाड़ा किस नदी किनारे? नर्मदा नदी। नहीं भाई, यही गलत है, क्योंकि विजयवाड़ा आपके नर्मदा के किनारे नहीं है। विजयवाड़ा मैंने आपको बताया था किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे। कृष्णा नदी के किनारे आपका क्या है? विजयवाड़ा। कृष्णा नदी की जो लंबाई है महाबालेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कल मैंने इस क्वेश्चन पर बात की थी। जो प्रादीपीय भारत की सेकंड सबसे लंबी नदी है, यानी कि दूसरी सबसे लंबी नदी है प्रादीपीय भारत की, और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी। तो प्रादीपीय भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? गोदावरी है। और जो आपकी कृष्णा नदी है वो प्रादीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। तो देखिएगा, नर्मदा आपके नहीं होती है। विजयवाड़ा किस नदी किनारे है? कृष्णा नदी किनारे है। कृष्णा नदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसे हम कहते हैं तुंगभद्रा नदी, ठीक है। तुंगभद्रा नदी क्या है? कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी। ओके, लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती नदी किनारे है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है, पुलहर झील से। पीलीभीत जिले के पुलहर झील से निकलती है। पुलहर पुलहर झील से निकलती है। याद रखिए, कहां से निकलती है? पुलहर झील से निकलती है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। बात ये भी ठीक है। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपके विजयवाड़ा। कौन सा आंसर होगा? आपके विजयवाड़ा आपका राइट आंसर होगा, जो कि एकदम ठीक है, ठीक है। किस नदी के किनारे होगा विजयवाड़ा? कृष्णा नदी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नदियों का पॉइंट देखिएगा, बहुत ही स्पेशल नदियां हैं आपके। तो ये नदियां देखिएगा, ये शहर है, ये नदियां हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा ये सभी नदियां आपके महाराष्ट्र की साइड में पड़ती हैं। तो ये नदियां पेपर में जब आती हैं तो ये शहर आते हैं तो कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें से आधे शहर तो हम पहली बार ही देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि इसको याद रखिएगा और इसको नोट कर लीजिए कॉपी पे, क्योंकि ये सब शहर आपके वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बॉर्डर के हैं और ये बहुत सारे पेपरों में आज तक पूछे गए हैं।
तो ये सभी नदियां आपके पूछी आती है। जैसे गंगा खेड़ी किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी हो गई आपके। मालेगांव किस नदी किनारे है? गिरना नदी किनारे है। पुणे कहाँ पर है? कजरात कहाँ पर है? नासिक कहाँ पर है? महानदी पर। देखिएगा महा है आपके, लेकिन कौन सी नदी है आपके? सावित्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि महानदी यानी कि हो सकती है इसमें। ठीक है, फिर ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन सी हैं आपके। ठीक है, कौन कौन गोदावरी नदी के किनारे हैं? तो ये 4 आपके गोदावरी नदी के किनारे हो गए। ठीक है, नागधेड़ किसके? कोल्हापुर बहुत आता है। सांगली किसके है? करदर बहुत आता है। गोरेगांव हो गया, नागपुर हो गया। देखिए नागपुर किस नदी के किनारे? नाग नदी के किनारे। भंडारा कहाँ पर है? तो भंडारा देखिएगा बैन गंगा नदी किनारे है। गढ़चिरौली कहाँ पर है? बैन गंगा नदी किनारे है। बल्लारपुर कहाँ पर है? बरदा नदी के किनारे है ना। ऐसे गोरेगांव देखिएगा गोदावरी नदी किनारे है। ठीक है, आप देखिएगा नांदेड़ कहाँ पर है? आपके गोदावरी नदी किनारे है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे बनेंगे। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसकी अच्छी तरीके से मरम्मत कीजिएगा कि हमें याद हो जाए। ठीक है, अच्छी तरह से जितनी आप मरम्मत करेंगे उतनी अच्छी तरीके से आपको याद भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यही वो पॉइंट हैं जहां से आपकी पेपर में नंबर वो क्लियर होते हैं जो कोई नहीं कर पाता है। जो कोई नहीं कर पाता है वो नंबर एकदम क्लियर यहां से होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो इतनी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आप समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भाई मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है महाराष्ट्र से सवाल, जो कि मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगता है। ये नदियां जो आपने कभी सुनी नहीं है, जो आपने कभी देखी भी नहीं है, ना कभी सुनी है। ठीक है, तो घूमिएगा, ज्योग्राफी पढ़िएगा, मैप पढ़िएगा, ज्योग्राफी। अब देखिए छोटा नागपुर पठार। अब छोटा नागपुर के पठार के बारे में हमें जानकारी याद लेनी है पूरी। जैसे हमने कल प्रादीपी पठार के बारे में देखा था, दक्खन ट्रैम्प के बारे में देखा था, तो आज हमारा टॉपिक है छोटा नागपुर पठार। इसको भी हम पूरी तरह से क्लियर करेंगे। पॉइंट है कि कौन से सही है। तो सही श्रृंखला पूछ रहा है कि सही श्रृंखला बतानी भाई कौन कौन से सही है। देखिएगा एक ग्रेनाइट व गेनिस चट्टानों से बना है। यह महानदी के बेसन के उत्तर में स्थित है। यह खनिज संसाधनों में बहुत समृद्ध है। यहाँ पर कम वर्षा होती है। नीचे दिए गए कूटों में सही विकल्प छाटिए। सही विकल्प जो होगा उसी का चयन हमें करना है। ठीक है, तो देखिए छोटा नागपुर का पठार। अब छोटा नागपुर का पठार जो है वो आपके पारसनाथ की पहाड़ियों पर है। पहले बात तो वो पॉइंट समझिएगा जो यहाँ पर नहीं लिखे हैं, पारसनाथ की पहाड़ियों पर है। अभी एक बिहार बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पारसनाथ की पहाड़ियों को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पारसनाथ की पहाड़ियों को मधुबनी की पहाड़ियां भी कहते हैं। तो पारसनाथ की पहाड़ियां बोले या मधुबनी की पहाड़ियां बोले, ये सब आपके एक ही बात है। ठीक है, अब देखिएगा पारसनाथ की पहाड़ियां कहां पर है आपके? देखिएगा बिहार में है। ठीक है, बिहार से ज्यादा हिस्सा झारखंड में पड़ता है। तो वैसे तो अगर बात ओवरऑल करी जाए तो कहां पर है आपके? ठीक है, बिहार, झारखंड में लगता है, पश्चिम बंगाल में एरिया लगता है इनका। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, और आपके छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, क्या हो गया? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा क्षेत्र लगता है, ज्यादा क्षेत्र नहीं लगता। तो देखिएगा कि जो छोटा नागपुर का पठार है पारसनाथ की पहाड़ियों पर है। और पारसनाथ की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, तो पारसनाथ की पहाड़ियों को मधुबनी पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और मधुबनी की पहाड़ियां कहां पर है? तो सबसे ज्यादा इलाका जो है वो कहां पर है आपके? झारखंड में पड़ता है पारसनाथ की पहाड़ियों का। तो छोटा नागपुर का पठार का जो विस्तार है वो इन राज्यों में है। इसमें छत्तीसगढ़ में बहुत कम क्षेत्र आता है, इसका बहुत कम क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर कहते हैं हम, अभी खनिजों की संपदा यहाँ बहुत पाई जाती है। तो खनिजों के लिए समृद्ध है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? भारत का रूर कहते हैं, भारत का दिल कहते हैं, भारत की आत्मा कहते हैं। ठीक है, भारत का रूर भी कहते हैं, भारत की आत्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत की आत्मा भी कहते हैं, भारत का रूर भी कहते हैं, भारत की आत्मा भी कहते हैं। ठीक है, ये सब पॉइंट हम कहते हैं। तो ये सब पॉइंट तो इसमें मिक्सअप नहीं थे। अब हम इसमें मिक्सअप करेंगे तो हो सकता है कि अगली बार और इससे विस्तृत क्वेश्चन बन जाए कि पारसनाथ की पहाड़ियों को मधुबनी की पहाड़ियां कहते हैं, क्योंकि पारसनाथ की पहाड़ियों पर ही छोटा नागपुर का पठार स्थित है। खनिजों की संपदा से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रेनाइट बता गेनिस चट्टानों से बना है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेनाइट व गेनिस चट्टानों से ही बना हुआ है। ये महानदी के बेसन के उत्तर में स्थित है, तो बिल्कुल ये भी सही है, महानदी के बेसन के बिल्कुल उत्तर में स्थित है।
एक खनिज संपदा की दृष्टि से है तो एक खनिजों के लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ कम वर्षा होती है तो बिल्कुल कम वर्षा होती है, यानी कि पॉइंट अगर देखे जाए तो 4 के चारों बिल्कुल ठीक है, एकदम सटीक पॉइंट है 4 के चारों। एक एक पॉइंट क्लियर है, कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम, पूरी तरीके से छाप लीजिएगा। एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है, छोटा नागपुर के पठार से आने वाला क्वेश्चन जो भी होगा वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, भूर स्थलाकृति, अब देखिएगा ये क्या होती है। भूर स्थलाकृति किसकी विशेषता है? ठीक है, तो भूर स्थलाकृति किसकी विशेषता है, क्या हो सकता है? जब भूर स्थलाकृति आखिर होती क्या है? भूर स्थलाकृति क्या होते हैं? पर्वतों के किनारे जो ऊंचे इलाके होते हैं ना, जो ऊंचे इलाके बन जाते हैं हमारे, ठीक है, जो ऊंचे इलाके बन जाते हैं पर्वतों के किनारे किनारे, जो ऊंचे इलाके बन जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? भूर कहते हैं। भूर हमेशा कहाँ होगा? बांगर मैदानों में होगा। ठीक है, बांगर क्या होते हैं? पुराने मैदान होते हैं उनमें होता है आपके भूर। तो भूर जो स्थलाकृति हमेशा बनेगी वो ऊपरी गंगा और मध्य गंगा के मैदानों पर ही बनेगी। ये देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऊपरी और मध्य गंगा के मैदानों पर ही बनेगी भूर की स्थलाकृति। ठीक है, बांगर मैदानों पर बनेगी, ब्रह्मपुत्र के मैदान नहीं बनेगी। ब्रह्मपुत्र के मैदान पर क्या बनेगा? सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र के क्षेत्रों पर बढ़ता है। यहां पर गंगा व ब्रह्मपुत्र के संगम पर जो डेल्टा बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा। क्यों कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा? क्योंकि उसमें सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। सुंदरबन का डेल्टा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है, इसलिए सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। तिस्ता की अगर बात करेंगे तो तिस्ता की धारा जो बहती है वो आपके कहां पर? सिक्किम में बहती है, भारत में। सिक्किम के साथ सीमा बना रही है तिस्ता। सुंदरबन डेल्टा आपके कहां पर है? ये तो पता ही है कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में। तो राइट आंसर इसका क्या हुआ? तो राइट आंसर हुआ कि भूर जो होता है वो कहां बनेंगे? ऊपरी व मध्य गंगा के मैदानों के क्षेत्रों में बनेंगे आपके भूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नदी को उसके प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? यानी कि किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं? यमुना को कहते हैं, पेरियार को कहते हैं, दामोदर को कहते हैं, महानदी को कहते हैं। उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? महानदी को कहते हैं, उड़ीसा का शोक। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं। और बंगाल या पश्चिम बंगाल का शोक या बंगाल का शोक किसे कहते हैं? दामोदर नदी को कहते हैं। पेरियार नदी कहाँ पाई जाती है? केरल में बहने वाली सबसे लंबी नदी है पेरियार, है ना। यमुना कैसी नदी है? यमुना सतत बहनी नदी है, हमेशा बहने वाली नदी है। यमुना सतत बहनी नदी है। कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से निकलती है। कैसी है? सतत बहनी नदी है। ठीक है, इतना तो पॉइंट क्लियर हो गया आपका ओवरऑल। अब देखते हैं कि जो नदी है जैविक प्रदूषक के लिए है तो कौन सी है? आपकी दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना थी जो कि 7 जुलाई 1948 के अंतर्गत बनाई गई थी। स्वतंत्र भारत की पहली परियोजना जो थी उसे दामोदर घाटी परियोजना कहा गया था। दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, क्या कहते हैं उसे? हम दामोदर घाटी परियोजना कहते हैं। ओके, याद रखिएगा, दामोदर घाटी परियोजना हम उसे कहते हैं। तो जैविक मरुस्थल हम किस नदी को नाम से जानते हैं? दामोदर नदी को जानते हैं जैविक मरुस्थल के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है? अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण है, ठीक है। तिब्बत का पठार, मैक्सिकन का पठार, डेक्कन का पठार, बोलीविया और पेरू का पठार। एक सेकेंड, अंतर पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है क्योंकि ये सब अंतर पर्वतीय पठार ही हैं। तो तिब्बत का पठार हो गया, तिब्बत का पठार तो आता है, मैक्सिकन का पठार आता है, दक्कन ट्रैम्प नहीं आता। इसे दक्कन का पठार, दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैम्प क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें काली मृदा पाई जाती है इसीलिए उसे दक्कन ट्रैम्प कहते हैं। बोलीविया का पठार हो गया, पेरू का पठार हो गया, बिल्कुल ठीक है। एशिया माइनर का पठार इसमें और प्लस कर सकते हैं क्योंकि एशिया माइनर का पठार भी, एशिया माइनर का पठार पर्वतों के किनारों पर होते हैं, एशिया माइनर का पठार भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। और हम कह सकते हैं कि एशिया माइनर का जो पठार होता है वो भी आपके अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है, कौन सा नहीं है? ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं। तिब्बत का पठार को विश्व की छत कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की छत कहते हैं।
ठीक है, विश्व की छत कहते हैं क्या? तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं। तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं क्या? बताइएगा, तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं क्या? राइट या रॉन्ग? तो तिब्बत के पठार को पामीर का पठार भी कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तिब्बत का पठार हो गया, उसे हम पामीर का पठार कहते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है वही तिब्बत का पठार। राइट, तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण नहीं है, तो दक्कन ट्रैम्प नहीं है। दक्कन ट्रैम्प क्या है? आपके दक्कन का पठार है, ये आपके दक्कन का पठार है। और दक्कन के पठार की अगर मैं बात करूं तो दक्कन के पठार को दक्कन ट्रैम्प क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें काली मृदा पाई जाती है, और काली मृदा इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? हम दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैम्प के नाम से जानते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य आखिर क्या था? ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य देखिएगा, इसके जल को प्रदूषित रहित करना, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, गंगा नदी को केवल नए बांध बनाना, या उपयुक्त में कोई भी नहीं। एक तो पॉइंट ये याद रखिएगा कि गंगा एक्शन प्लान जो है ये कब आया था? 1985 में आया था। पहला पॉइंट तो यही है कि गंगा एक्शन प्लान कब आया था? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था। गंगा नदी की अगर बात करेंगे तो देखिए, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। सबको पता है कि भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा रिवर, जिसकी लंबाई है आपके 2525 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर जो लंबाई है आपके, उसमें से 2510 किलोमीटर जो लंबाई है वो आपके कहां पर है? भारत में है, यानी कि इंडिया में है। और जो रेस्ट बचता है हमारा 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर की लंबाई आपके कहां पर है? बांग्लादेश। तो आपको पता है कि विश्व के दो देशों से गंगा नदी अपनी सीमा बनाती है, एक तो भारत और दूसरा क्या आपका? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी सीमा होती है, ये भी मैंने आपको बताया। अब देखिएगा, बांग्लादेश में जब हम पहुंचते हैं, ठीक है, तो गंगा नदी की लंबाई है आपके कहां से निकलती है? आपके गंगोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है, लेकिन गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो गंगोत्री हिमनद से, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब गंगोत्री हिमनद से निकलती है तो आती है सबसे पहले, और सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र कहां बनाती है? आपके हरिद्वार बनाती है। हरिद्वार उत्तराखंड में सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र बनाती है। उसके बाद अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहां से प्रवेश करती है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश में सबसे पहले आपके कहां आती है? बिजनौर में आती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? बिजनौर से। लेकिन गंगा नदी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर? आपके बदायूं कचला में पड़ता है। बदायूं कचला पड़ता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है? आपके 28 जिलों में है गंगा नदी। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में आपकी क्या है? गंगा नदी है। ठीक, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में है। अब गंगा व ब्रह्मपुत्र, ठीक है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाते हैं। गंगा मिलती है, ब्रह्मपुत्र मिलती है, सुंदर डेल्टा बनाती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो संगम पर क्या बनता है? सुंदरबन का डेल्टा बनता है, जिसका सबसे अधिक जो क्षेत्र है वो कहां पर है? आपके पश्चिम बंगाल में, यानी कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्र है। तो गंगा एक्शन प्लान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? केवल देखिए, केवल इसके जल को प्रदूषित रहित करना था। यानी कि एक्शन प्लान जो बनाया गया था उसका एक ही मोटिव था, क्या था? कि इसके जल को प्रदूषित रहित करना था। ठीक है, जल को कैसा करना था? प्रदूषित रहित करना था। यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है बिल्कुल। अगर कुछ और होता तो यहां पर क्या होता? गलत हो जाता। ठीक है, भारत के किस राज्य में दंडाकरायण क्षेत्र स्थित है? किस राज्य में है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, या केंद्रीय, या उत्तरीय? ठीक है, किस क्षेत्र में है आपके? तो देखिएगा, आपके किन किन क्षेत्रों में पड़ता है, ये देखिएगा, एक कहानी आपकी बहुत बेहतरीन है कि किन किन क्षेत्रों में पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा, आपके आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, महाराष्ट्र का भी क्षेत्र आता है इसमें, जैसे मान लीजिएगा आंध्र प्रदेश आता है,
आंध्र प्रदेश हो गया आपके, ठीक है, तेलंगाना हो गया आपके, छत्तीसगढ़ भी आता है इसके अंतर्गत, ठीक है, महाराष्ट्र का भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। तो ये भी पूछा सकता है कि किसका किसका क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है ना, किसका किसका क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है, तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो देखिएगा एक किस क्षेत्र में पड़ता है, उत्तर पूर्वी पड़ेगा नहीं, मुझे लगता है दक्षिण पूर्वी पड़ेगा। कहां पर होगा आपके, दक्षिण पूर्वी में होगा। इसमें अगर हम शामिल करें तो उड़ीसा को भी कर सकते हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में शामिल होगा। किन क्षेत्रों में शामिल होगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पूरी तरह से क्या होगा, शामिल होगा, ठीक, इसको याद रखिएगा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पूरी तरह से ये शामिल होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय प्रायद्वीप को मालवा तथा दक्षिण के पठारों में विभाजित करती है, कौन सी नदी ऐसी है जो मालवा व दक्षिण के पठारों में विभाजित करती है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा या माही नदी, ठीक है। तो देखिए गोदावरी नदी, अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। देखिएगा इसकी लंबाई आपके 1465 थी, मैंने शायद प्रीवियस क्वेश्चन में 1465 लिखी थी, वहां पर लंबाई कृष्णा नदी की 1465 नहीं थी, वहां पर जो कृष्णा नदी की लंबाई थी वो 1400 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 1400 कर लेना, ये कितनी लंबाई है, 1400 है, ठीक है। गोदावरी नदी की जो लंबाई है वो 1465 किलोमीटर है, कितनी है आपके, ठीक है, 1465 किलोमीटर, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली आपकी गंगा है, प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं, प्रायद्वीपीय भारत की पहली सबसे लंबी लंबी है आपकी गोदावरी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी, तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, राइट, ये याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी होगी। महानदी की अगर बात करेंगे तो महानदी को तो आपको मैंने बताया उड़ीसा का शोक कहते हैं, महानदी को क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। नर्मदा पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली, बहने वाली सबसे लंबी नदी, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता था कौन सी नदी ऐसी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, इसी में प्लस क्वेश्चन कर लेते हैं कि कौन सी नदी ऐसी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, या निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, सबसे ज्यादा नदियों से पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो नर्मदा एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, वो क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। नर्मदा व ताप्ती ऐसी नदी है जो डेल्टा ना बनाकर क्या बनाती है, आपकी एस्चुरी बनाती है। तो मालवा और दक्कन के पठार को विभाजित भी कौन सी नदी करती है आपके, ठीक है, इसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो वो भी आपके नर्मदा नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर बांध भी किस नदी पर है, तो वो भी आपके नर्मदा नदी पर ही सरदार सरोवर बांध, राइट। कोई डाउट, कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो तो आप बिल्कुल बताइएगा, ठीक है। और ये आप लोग बिल्कुल याद रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बेसिक नहीं है, ये पॉइंट आपके पेपर में आने वाले हैं और सबसे ज्यादा बार यही पॉइंट पूछे भी जाते हैं। मैदानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, किसके बारे में, मैदानों के बारे में, ठीक है, मैदानों के बारे में कौन से कथन असत्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न
ऐसे प्रश्न जो आपने कभी ना ही देखे होंगे ना ही सुने होंगे, एक ऐसे प्रश्नों के साथ में हम चालू करे हैं इस सीरीज को शुरू करे हैं, अंत भी करेंगे। ज्योग्राफी की टोटल क्लासों में इंडियन हिस्ट्री तो हम ले लेंगे, लेकिन इंडियन हिस्ट्री को हम भी चैप्टर वाइज लेंगे, जो भी पढ़ेंगे चैप्टर वाइज ही पढ़ेंगे, ठीक है। उससे पहले ज्योग्राफी को देखिएगा। जो क्वेश्चन आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे उनको कहते हैं ज्ञान जीएस। और ज्ञान जीएस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वेरी इंपॉर्टेंट सोल्यूशन के साथ में प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब मैदानों के बारे में बात करते हैं। मैदानों के बारे में मैदान सिंधु गंगा, ये मैदान भारत के सबसे बड़े विरल आबादी वाले क्षेत्र हैं। आमतौर पर मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, तो ये तो पॉइंट सही है। आमतौर पर मैदान जो होते हैं बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। मैदान समतल भूमि से बड़े हिस्से होते हैं। मैदान समतल भूमि के बड़े हिस्से हैं। मैदान समतल भूमि के बड़े हिस्से हैं, तो ये भी बात ठीक है। कुछ मैदान नदी के प्रभाव से बनते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। कुछ मैदान नहीं, ज्यादातर मैदान जो होते हैं वो नदी के प्रभाव से ही बनते हैं, तो कुछ लगा है तो ठीक है, रीजनिंग नहीं है वरना एक गलत हो सकता था। सिंधु गंगा के मैदान भारत के सबसे विरल नहीं, सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं, सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। तो हमारा आंसर क्या हुआ? हमारा आंसर हुआ ए वाला, ठीक है। आंसर क्या हुआ आपका? ए वाला हमारा राइट आंसर हुआ। राइट आंसर कौन सा हुआ? तो राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो राइट आंसर हुआ आपका ए वाला, ठीक है। ए वाला एकदम राइट आंसर हुआ, ओके, ठीक है। चलिए, ए वाला आपका राइट आंसर हो गया, राइट। और बाकी आंसर क्या हमारे सही है, एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा सिंधु गंगा के मैदान एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सिंधु गंगा के मैदान, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, संरचनात्मक मैदान है, अपर्दन जन मैदान है, निरपेक्षण मैदान है, इनमें से कोई नहीं। तो डायरेक्टली आंसर याद करिएगा, निरपेक्षण मैदान है, ठीक है। गंगा के बारे में पढ़ ही चुके हैं, कौन सा है आपके? निरपेक्षण मैदान है। बाबू बोदनगिरी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बाबा बोदनगिरी की पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। देखिएगा, यहां पर कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। पहली बात तो देखिए, कॉफी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी कहां पाई जाती है? तो भारत में सबसे अधिक कॉफी आपके कर्नाटक में पाई जाती है। और कर्नाटक के किस जिले में पाई जाती है? तो चिकमगलुरु। कर्नाटक के चिकमगलुरु जिले में कॉफी पाई जाती है, ठीक है। बाबू बूदन जो गिरी हैं वो एक मुस्लिम सूफी संत थे, ये 7 बीज लेकर आए थे और इन्होंने यहीं पर इन्हीं की पहाड़ियों पर उगाया था। तो चिकमगलुरु, यानी कि आंसर भी क्या होगा हमारा? कर्नाटक हमारा राइट आंसर होगा। ये तो राइट आंसर पढ़ लिया। विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी कहां पर होती है? तो विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी आपके ब्राजील में होती है। कहां पर होती है विश्व में सबसे ज्यादा कॉफी? ब्राजील में होती है। और चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है भारत में? तो भारत में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा असम में होता है। अब असम में कहां पर होता है? तो असम के जोरहट में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। कर्नाटक में कॉफी सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, ठीक है। कॉफी में क्या पाया जाता है? तो कॉफी में कैफीन पाया जाता है, ठीक है। और चाय में क्या पाया जाता है? चाय में टेनिन अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टेनिन अम्ल पाया जाता है। और कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्लियर हो चुका है, कहां पर है आपके, ठीक है। कहां पर है भाई? कर्नाटक में, ठीक, राइट। याद रखिए कहां पर है आपके? कर्नाटक में है, राइट, ओके। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबल भित्ति के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? इंपॉर्टेंट है, देखिएगा लास्ट ईयर पूछा गया प्रश्न है आपके, ठीक है। यूपी पीसीएस के एग्जाम में इसी टाइप का एक प्रश्न पूछा गया था जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो प्रबल भित्ति के बारे में कौन से कथन सही है या सही नहीं है? इसमें पूछा नहीं सही है, कौन से कथन सही नहीं है। अब देखिएगा, इस पे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि यहां से जब हम पढ़ते नहीं है क्वेश्चन तो हो सकता है हमें ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है।
और ये कंफ्यूजन ही हमें समाप्त करना है। तो क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और क्वेश्चन की बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको बारीकियों को समझाता हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन सिर्फ बारीकियों से ही होगा, अन्यथा ये क्वेश्चन नहीं आप कर पाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ी बारीकी लेके आता हूं, आप इन क्वेश्चनों को बढ़िया से समझिएगा। ये देखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, और यूपीएससी के बाद यूपी पीसीएस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बाद यूपीएसआई के पेपर पूछा गया था। आप देखिएगा, है ना, प्रीवियस आपके बीयू के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब उसके बाद में यूपी पुलिस में भी देखिएगा कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी तक। अब उसके बाद आरओ में नहीं पूछा गया तो बिल्कुल पूछा गया। कितने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक इससे बने हैं हमारे, कितने प्रकार के क्वेश्चन अभी तक पेपर में आए हैं, तो सबसे कठिन क्वेश्चन सबसे पहले लेकर आए हैं, जो कि एक सिर्फ ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जो सिर्फ ध्यान रखने योग्य बात, कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं पेपर में इन प्रश्नों को। ठीक है, आप समझिएगा, देखिएगा, सही नहीं है यानी कि नहीं। ठीक है, प्रबल ताजे पानी में प्रचुर मात्रा में विकसित हो सकती हैं या हो सकता है। ठीक है, इसे 23 डिग्री से 25 डिग्री के बीच गर्म पानी में आवश्यकता होती है, बिल्कुल। इसे उथले खारे पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन 50 मीटर से अधिक की गहराई पर नहीं होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सहायता के लिए इसे प्रकाश की आवश्यकता होती है। पूरा कॉन्सेप्ट यही होगा, प्रकाश की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा छूटा हुआ है। अब अगर इसकी बात हम करें, यहां से अगर सही की बात करें तो देखिएगा, इस पॉइंट को देखिएगा, अभी यूपीएससी का क्वेश्चन है तो ऐसे तो नहीं होता दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा खारे पानी की आवश्यकता होती है, इसे उथले खारे पानी की आवश्यकता होती है, इस पॉइंट को देखिएगा। और इसमें क्या लिखा है, इसे ताजी पानी में, ठीक है, ताजे पानी में प्रचुर मात्रा में विकसित होती है। इसमें से कौन सा प्रश्न गलत हो सकता है, इसमें से कौन सा गलत हो सकता है, क्या ताजे पानी में होती है, खारे पानी में होती है? तो आपको पता है कि भाई प्रवाल भित्ति कहां होती है, कोरल जो होती है वो कहां होती है, आपके समुद्र में होती है। और समुद्र का पानी ताजा नहीं होता, समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है ऑप्शन ए। ठीक है, या तो ए वाला गलत होता है या तो ऊपर वाला गलत होता है, ए वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि समुद्र में ही होंगी, समुद्र में कहां पर होगी, खारे पानी में। तो ये सब क्या है हमारे ठीक है। सही कौन सा नहीं है, तो भाई ए वाला सही नहीं है, ए वाला सही नहीं है, क्योंकि खारे पानी में, ताजे पानी में नहीं, क्या होगा, खारे पानी में। समझे, ये यूपीएससी का पैटर्न है क्वेश्चन बनाने का। यूपीएससी कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता है, जिससे स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा समझना चाहिए क्वेश्चनों को, वो समझ के पढ़ें, और उसी प्रकार से क्वेश्चन बनाता भी है, क्योंकि या तो ए वाला गलत होता है या तो ए वाला, ये तो बिल्कुल ठीक है दोनों। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, हर चीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन खारे पानी में विकसित नहीं हो सकती, कैसे, समुद्र में होती है, समुद्र में ताजा पानी तो नहीं होता, कैसा होता, खारा पानी होता है, ताजे पानी विकसित नहीं हो सकती, साफ खारा पानी चाहिए होता उनको। ठीक है, तो ए सही है, ए सही है, ए वाला क्या है, गलत है। तो इसमें क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया, गलत पूछा गया, यूपीएससी के पेपर में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। अब भारत में हम कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहां पाएंगे, कहां पाएंगे भाई प्रवाल भित्ति, समुद्र तट पर पाई जाती है, बिल्कुल। तो उज्जैन तो समुद्र तट पर है नहीं, राजस्थान समुद्र तट पर है, मुद्राई समुद्र तट पर है नहीं, कहां पर है, रामेश्वरम है। और रामेश्वरम यानी कि देखिएगा, अगर मैं बोलूं तो कच्छ के रन, रामेश्वरम कच्छ के रन में नहीं है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूंगा रामेश्वरम, तो मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कहां पर, मन्नार की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप में मिलेगी, प्लस मनिकाय में मिलेगी। ठीक है, यहां पर भी आपको मिलेगी। उसके बाद मैं कह सकता हूं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी मिलेगी। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी मिलेगी। ठीक है, इन क्षेत्रों में आपके मिलती है। तो प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि किन क्षेत्रों में नहीं मिलेगी, प्रश्न ये भी पूछा सकता है कि किन क्षेत्रों में नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन कहां पूछा गया, एक क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बस उसको समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहां पूछा गया, प्रवाल भित्ति से, भारत में निम्नलिखित में किस प्रकार के कोरल रीफ पाए जाते हैं, आरओ एआरओ के पेपर पूछा गया था। ठीक है, कहां पर, आरओ एआरओ के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, कोरल रीफ जो होती हैं वो पाई जाती है, एटोल,
फ्रीजिंग बैरियर उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। क्या होगा आंसर? सभी विकल्प सही हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है। उसके बाद देखिएगा और क्वेश्चन देखिएगा, प्रबल भित्तियां निम्नलिखित किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं? चलिए अभी देखिएगा, जिस टाइप से मैं आपको बता रहा हूं मुझे लगता है उसी टाइप से क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये देखिएगा, ये लिखे हुए हैं, कच्छ की खाड़ी हो गई, मन्नार खाड़ी हो गई, लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि प्रबल भित्तियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं पाई जाती? तो बताइएगा भाई किस क्षेत्र में नहीं मिलेगी? खंबात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में तो मिलेंगी, कच्छ की खाड़ी में मिलेंगी, लक्षद्वीप में मिलेंगी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मिलेंगी। कहां नहीं मिलेंगी? खंबात की खाड़ी में नहीं मिलेंगी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती है। याद रखिएगा, देखिएगा, बिल्कुल ऐसा लॉजिक बताया है कि क्वेश्चन गलत होने वाला है ही नहीं। अगर क्वेश्चन गलत हो गया तो क्या करोगे? फिर पढ़ना ही छोड़ दो। अगर इतने सारे क्वेश्चन एक टॉपिक से कराने के बाद भी अगर वो गलत हो जाते हैं तो मुझे तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें पढ़ना क्या है? हमें करना है होमवर्क। और जो हम बचपन में जो हमने इंटर की पढ़ाई तक होमवर्क किया है वो अब किस में बदल गया? आपका रिवीजन। तो क्लास पढ़ने से पहले रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि R3 रेगुलर, सबसे पहले रीड करना है रेगुलर। देखिए पढ़ाने के लिए एक मैराथन क्लास को लेके आइएगा, है ना, रीड, रेगुलर और रिवीजन। ठीक है, और अगर एक कंप्लीट कर लो तो फिर से कर दो रीड, यानी कि R3 की जगह R की घात 4 कर लो। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, एक बात समझना ये है आप लोगों को, क्या समझना है? तो उसमें ये समझना है कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे होंगे इसमें, जो हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे? सबको नोट करेंगे, रेगुलर करेंगे, रिवीजन करेंगे। हम चाहें तो आपको 200, 500, 600 प्रश्न एक ही क्लास में दे दें, लेकिन वो पैटर्न तो है पढ़ाने का, लेकिन हम उसको फॉलो अभी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हम साथ साथ आपके जुड़े हैं, तो ज्यादा बड़ी मैराथन क्लास आप भी देखना पसंद नहीं करोगे और डेली पढ़ाई आप कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो रेगुलर क्लासें अगर आपकी आती हैं 30 से 32 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आते हैं पर डे बेस पर, तो आप उनको कर सकते हैं। लेकिन आपसे बोला जाए कि एक साथ में 600, 700, 800, 900, 1000 क्वेश्चन कर लो, तो मुझे उम्मीद है कि आप नहीं कर पाएंगे उस चीज को। कर तो सकते हैं, मेहनत करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आप डेली पढ़ाई करिएगा। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी अगर नहीं है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। ठीक है, डिटर्मिनेशन भी होना जरूरी है। अगर कुछ चीजें नहीं है हमारे पास में तो हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं तक अधूरी है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा, सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद अगर आप उठेंगे तो आप आलसी कहलाएंगे, और सूर्य उदय से पहले अगर आप उठेंगे तो आप आलसी नहीं कहलाएंगे। सुबह उठिएगा, देखिए पढ़ाई करने का सबसे अच्छा स्टूडेंट, मान लीजिएगा काम जो कोई करता है तो उसका अलग ऑफिस का टाइम है, वैसे आप सुबह उठिएगा 6 बजे, 6 बजे, 7 बजे, सूर्योदय से पहले उठना है, 7 बजे से पढ़िएगा कम से कम 10 बजे तक। उसके बाद आपने काम करिएगा। ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ है तो खाना खाने के बाद नींद भी लगती होगी बहुत अच्छी तरीके से, 10 नहीं तो 12 बजे तक, अगर सोना है तो 12 बजे तक पढ़िएगा। उसके बाद फिर से उठिएगा, सो जाइएगा। अगर स्टूडेंट है तो नींद तो लगती हो, खाना खा के खुद ही बनाना पड़ता है, तो फिर आराम से 4 बजे उठिएगा, 4 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़िएगा। शाम को खाना खाते हैं तो खा लीजिएगा, वरना नहीं खाइएगा, वो तो आपकी इच्छा है। ठीक है, और उसके बाद में रात को 11-12 बजे तक पढ़िएगा, जिससे हम पर डे बेस पर 8 घंटे तक या 9 घंटे तक हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, 8 से 9 घंटे पढ़ सकते हैं। और 8 से 9 घंटे मानता हूं कि अगर 6 घंटे भी अगर आप 24 घंटे में पढ़ते हो तो आपके लिए एक सफिशिएंट टाइम है। लेकिन रेगुलरिटी अगर हम 30 दिन में लगातार 6 घंटे तक पढ़े तो 180 डेज, मान लीजिएगा 180 डेज नहीं पढ़ पाए हम, 150 घंटे पर डे पढ़ते हैं, तो 150 घंटे में हमारे 20 टॉपिक तो क्लियर होते हैं। अब 20 टॉपिक पे क्लियरिटी ये है कि डेली बेस पर अगर हम 30 क्वेश्चन लगाते हैं तो हमारे एक महीने में कितने क्वेश्चन हो गए? 900 क्वेश्चन हो गए। और उम्मीद करता हूं कि एक महीने में 900 क्वेश्चन अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपके जो आपका संविधान है, इन्वायरमेंट है, अगर इन सभी से साइंस वगैरह से अगर क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं हम 30 दिन तक, तो उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले जो भी आपके पॉइंट हैं उनसे आप अछूत नहीं रहने वाले हैं, उन पर आपका पूरा पूरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होने वाला है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
काराकोरम पर्वत श्रृंखला से प्रश्न पूछा गया है, पूछा भी गया है और कई बार पूछा जाएगा और नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाएगा। तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला है जिसका बड़ा राजनीतिक महत्व है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला से स्टेटमेंट पूछा है। यह भारत व चीन को जोड़ता है। यह सिंधु व यारकन नदियों की घाटियों में एक जल क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के साथ भारत, चीन, पाकिस्तान की सीमाएं सभी काराकोरम प्रणाली में परिवर्तित हो जाती हैं। ये भारत और चीन को जोड़ता है। मुझे लगता है यही क्वेश्चन गलत हो सकता है, बाकी सब क्वेश्चन सही हो सकते हैं क्योंकि यह चीन व पाकिस्तान को जोड़ता है। चीन व पाकिस्तान को जोड़ता है, इसका जो राजमार्ग है वो चीन व पाकिस्तान को जोड़ता है, तो हो सकता है यही ऑप्शन आपका गलत हो क्योंकि सिंधु नदी यरकन नदियों की घाटियों में एक जल क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। ये तो स्टेटमेंट ठीक है। ये अफगानिस्तान, तजाकिस्तान के साथ भारत के चीन पश्चिम की सीमाएं सभी काराकोरम प्रणाली परिवर्तित हो गई हैं। तो केवल 2 और 3 अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो दूसरा ऑप्शन आपके यहीं पर है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो ये बिल्कुल ठीक है। बाकी सब कुछ लिखा ही हुआ है, कुछ समझने की बात ज्यादा नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला K2 का घर है? तो दुनिया की सबसे ऊंची यानी कि सबसे ऊंची क्या है आपके? माउंट एवरेस्ट। अब अगर प्रश्न पूछा आता है कि माउंट एवरेस्ट कहां पर है, तो माउंट एवरेस्ट भाई मेरे कहां पर है? नेपाल में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? माउंट एवरेस्ट है ना। जो नेपाल, नेपाल भारत के साथ सीमा स्पर्श करता है, कितने किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है? 1751 किलोमीटर की सीमा स्पर्श करता है। कितने राज्यों को करता है? तो यूपी को करेगा, उत्तराखंड को करेगा, सिक्किम को करेगा, ठीक है, सिक्किम को करेगा, पश्चिम बंगाल को करेगा और बिहार की सीमा को स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश। किसकी सीमा को स्पर्श करता है? बिहार की सीमा को। तो 1705 किलोमीटर की सीमा के साथ स्पर्श होता है। कितने? 1705 किलोमीटर की सीमा के साथ स्पर्श होता है क्या आपका? नेपाल। ठीक है, और नेपाल में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रृंखला उसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है वो आपकी कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अभी जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो मापी जा रही है, ठीक है, वो आपके 2 मीटर कह सकते हैं, ज्यादा भी बढ़ चुकी है। किलोमीटर में अगर बात करेंगे तो 8.8 किलोमीटर है आपकी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो कह रहे हैं कि सबसे ऊंची चोटी जो दूसरी चोटी है K2। K2 को क्या कहते हैं? अगर K2 की बात करेंगे तो K2 कहां पर है आपके? सिक्किम में है, और सिक्किम अधिकृत नेपाल में, सिक्किम अधिकृत नेपाल में। ठीक है, तो देखिएगा दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला क्या है? K2। K2 को क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं K2 को। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं K2 को। K2 को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। तो कहां पर है आपके? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला, पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है भाई, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, क्या है? पूर्वी काराकोरम पर्वत श्रृंखला में है आपके। ठीक है, पीर पांजल पर्वत श्रृंखला क्या है? हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है जो कहां पर है आपके? जम्मू कश्मीर में। लद्दाख तो आपको पता है कहां पर है? लद्दाख में है। लद्दाख यानी कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जस्कर भी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर, सॉरी, पश्चिम से पूरब की ओर पहाड़ियों का सही क्रम क्या है? तो भाई बताइएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पहाड़ियों का सही क्रम आखिर है क्या? ठीक है, गोरो खासी जैंतिया, खासी गोरो जैंतिया, गोरो जैंतिया खासी, जैंतिया खासी गोरो। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जो है वो आपके ए है, गोरो खासी जैंतिया। ठीक है, गोरो की जो पहाड़ियां हैं, खासी की जो पहाड़ियां कहां पर है आपके? मेघालय में। ठीक है, खासी की पहाड़ियां चेरापूंजी में पड़ती हैं, और चेरापूंजी में बारिश होती है आपके, कहां पर होती है? बारिश होती है। ठीक है, तो ये पहाड़ियां कहां पर है आपके? मेघालय में है।
और पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है भाई, ये याद रखिएगा। कहाँ जा रही है? पश्चिम से पूरब की ओर जा रही है। ठीक है। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम में पूर्ण जल का कितने प्रतिशत का उपयोग करता है? तो सबसे पहले तो सिंधु जल समझौता हुआ कब था? 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। तो भारत इस पराक्रम में संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत उपयोग करता है? 20%। कितना? 20% उपयोग करता है। एक सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा, 20% ही इसका उपयोग करता है भारत। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में बरगंगम नहर फैली हुई है? क्या मीठे पानी की झील है, या झील कह सकते हैं, नहर कह सकते हैं, जिसकी लंबाई कितनी है? 796 किलोमीटर लंबाई है। कितनी? 796 किलोमीटर लंबाई है। कहां पर है आपके? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, केरल तमिलनाडु, या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा में? कहां पर है भाई मेरे? तो मैं कह सकता हूं केरल व तमिलनाडु में। ठीक है, केरल व तमिलनाडु में। कर्मड कार्डमम पहाड़ी कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है आपके? केरल में। देखिएगा, बल्लाहरन प्रश्न है तो ज्यादा आपसे बल्लाहरन में ही याद रखिएगा। कहां पर है आपके? केरल में है। ठीक, याद रखिए कहां पर है? केरल में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अब एक क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके आरओ के एग्जाम का है। ऐसा नहीं है कि आरओ के एग्जाम में बल्लाहरन प्रश्न या पीसीएस में बल्लाहरन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये श्रृंखला जो आपके लिए चल रही है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 83 क्वेश्चन को कर चुके हैं। इलायची पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? तो इलायची पहाड़ियां देखिएगा, अरावली श्रेणी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला। कल तो हमने पढ़ा था अरावली पर्वत शिखर के बारे में। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, ठीक है, सबसे प्राचीन श्रृंखला या कह सकते हैं पर्वत श्रृंखला। किस प्रकार के पर्वत हैं आपके? अपशिष्ट पर्वत है। किस प्रकार के पर्वत हैं? तो हम कह सकते हैं अपशिष्ट पर्वत है। राइट, क्योंकि अपशिष्ट पर्वत हैं तो अपशिष्टी पर्वत बोलेंगे। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहते हैं। ठीक है, पूर्वी घाट की पीर पांजल कहां पर है आपके? जम्मू कश्मीर में है। पूर्वी घाट भी है, तो इसका आंसर क्या होगा? इलायची की पहाड़ियां कहां पर है आपके? पश्चिमी घाट पर है। तो विकसित होंगी पूरी तरह से। पश्चिमी घाट की बात होती है तो पश्चिमी घाट तो बहुत अधिक विकसित है पूर्वी घाट की तुलना में। भारत में कितने भूकंप या भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित है? भारत कितने भूकंप क्षेत्रों में विभाजित है? तो देखिएगा, किसमें? एक नहीं होता, दो, तीन, चार और पांच। ठीक है, जिसमें सबसे सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय, सबसे अधिक सक्रिय, सबसे कम सक्रिय। ठीक है, सेकंड सबसे कम सक्रिय होता है, और सेकंड के बाद में जो पांचवा होता है वो सबसे अधिक सक्रिय होता है। तो चार प्रकार के होते हैं, यानी कितने प्रकार के होते हैं आपके? चार प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के नहीं होते, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ से चालू होता है। ठीक है, भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंप मेखला में नहीं आता। उच्च तीव्रता की जो भूकंप मेखला होती है वो जोन इसमें होती है आपके 5 में होती है। तो जोन 5 में कौन सा नहीं आता? कच्छ आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, कर्नाटक का पठार नहीं आता। ठीक है, कौन सा नहीं आता? कर्नाटक का पठार नहीं आता, बाकी सब आपके आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित जो कथन है उस पर विचार करना है, और पूछ रहा है कि सही उत्तर कौन कौन से हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश का मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई है। कितना सरल प्रश्न है। मध्य प्रदेश में मालवा पठार में सूती वस्त्रों की स्थापना की गई है। मालवा का पठार काली मिट्टी से आच्छादित है, बिल्कुल सही है। दोनों के दोनों कथन सही है। तो देखिएगा, नीचे वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि डी ऑप्शन एकदम राइट है। ठीक है, याद रखिएगा। गुड क्वेश्चन, गुड आंसर। कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों का घर है? देखिए कितना सरल प्रश्न है। कोरोमंडल तट किन राज्यों का घर है? ठीक है, एक है आपका, देखिएगा, ये अगर मैप अगर बनाऊं मैं इस प्रकार का,
ठीक है, तो देखिएगा ये जो है आपका, ये आपका अरेबियन सी है यानी कि अरब सागर है, और अरब सागर में पड़ता है आपका केरल। ठीक है, तो ये आपके केरल है। तो केरल की अगर बात करेंगे तो केरल के तट को क्या बोलते हैं, मालाबार का तट बोलते हैं। और ये आपके है बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। और बंगाल के यहाँ पर आपके क्या है, कोरोमंडल का तट है यानी कि कोरोमंडल तट। तो तमिलनाडु में जो तट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोरोमंडल। तो तमिलनाडु में तो आपको पता है, लेकिन तमिलनाडु के साथ में कौन सा होगा, तो देखिएगा तमिलनाडु ए बी कट है, ई बी कट है, ई बी कट है। तो तमिलनाडु के साथ में क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। देखिएगा तमिलनाडु के साथ में क्या होगा, तो तमिलनाडु के साथ में जो होगा वो क्या होगा, आपके आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, तमिलनाडु के साथ में क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। ठीक, लीजिए कितना बेहतरीन प्रश्न है, 89 प्रश्न। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन दिए गए नीचे कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कयाल मालाबार तट की विशिष्ट आकृतियां होती हैं। तो मालाबार तट यानी कि लैगून होते हैं। केरल के झीलों में क्या होते हैं, लैगून होते हैं। और लैगून को ही हम क्या कहते हैं, कयाल कहते हैं। तो क्या ठीक है, विशिष्ट आकृति है, बिल्कुल ठीक है। गोरो खासी पहाड़ियां मेघालय पठार में स्थित है, अभी तो पढ़ा था। जस्कर पीर पांजल की श्रेणियां उत्तराखंड में स्थित है, नहीं भाई, कहां पर है आपके, जम्मू कश्मीर में। कहां पर है, जम्मू कश्मीर। देखिएगा अभी ये प्रश्न जो पढ़ा है ना, ये वाला प्रश्न जिसने ही बनाया होगा, तो पुराने प्रश्नों का निचोड़ है इस प्रश्न में। पुराने प्रश्नों का निचोड़ किया गया है, यानी कि निचोड़ के रख दिया गया, पुराने प्रश्नों को निचोड़ के यहाँ पर रख दिया कि भाई ऐसा है। इन प्रश्नों को हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि पुराने प्रश्नों को हम निचोड़ निचोड़ के यहाँ पर रख रहे हैं। तो पुराने प्रश्नों को निचोड़ के रख दिया गया है। तो पुराने प्रश्नों को निचोड़ के रख दिया गया है, तो आपको पता है ए और बी सही है और सी गलत है। ठीक है, ए और बी सही है और सी क्या है, पूरी तरह से गलत है। राइट, तो ये जो निचोड़ के रखा है ना यहाँ पर, यही क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। राइट, समझ गए, कायदे की बात, अच्छी बात, जैसी चाहो वैसी बातें, सब एकदम बेहतरीन बातें। ठीक है, सी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी के भूजल का प्रतिशत कितना है। आरओ एआरओ के पेपर में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। कितना है, समुद्र में तो आपका 97 है, इससे भी ज्यादा है। ठीक है, तो कितना है आपके कुल पानी के भूजल का प्रतिशत कितना है लवण में। एक यही ऑप्शन सबसे बेहतरीन भी लग रहा होगा आप लोगों को, सबसे बेहतरीन तो यही ऑप्शन लग रहा होगा। ठीक है, तो सबसे बेहतरीन क्या ये ऑप्शन लग रहा है, बताइएगा। सबसे बेहतरीन अगर ये ऑप्शन लग रहा है तो यही आपके पृथ्वी। अब देखिएगा पृथ्वी, पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल है। पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। ठीक है, और आपकी क्या है, पृथ्वी भी है। और पृथ्वी के ऊपर भी क्या है, ब्रह्मांड है। अब अगर मैं इसकी चर्चा करूं थोड़ी सी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो सभी को पता है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसमें 78% है। अगर मैं यही पूछूं कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सी पाई जाती है, तो सबको पता है पृथ्वी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाई जाती है, जो कि आपकी 46% से 49% है। लेकिन ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है उसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाती है उसे ऑक्सीजन कहते हैं, और वायुमंडल में सबसे अधिक जो पाई जाती है उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम नाइट्रोजन कहते हैं। वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण भी कह सकते हैं। तो वायुमंडल बोले या वातावरण बोले, बात तो एक ही है, जैसे हम समझ सके वैसे हम समझते हैं। ठीक है, तो ये जल है आपका समुद्रों में, इससे लगभग में ज्यादा ही होता है, 97.2% ही होता है। फिर हिमनद में आता है, फिर आपके बर्फीली चोटियों में आता है। लगभग 0.7% जो है वो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी के भूजल का प्रतिशत कितना है, 0.7% है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, 0.7% है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत को भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है भारत को। ठीक है, तो कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो देखिएगा एक तो आपका हिमालय पर्वत हो गया।
हिमालय पर्वत की अगर बात करें तो सबसे बड़ा भू आकृतिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा कौन सा? हिमालय पर्वत है। फिर उसके बाद अगर बात करें उत्तरी मैदान है, ठीक है, हिमालय पर्वत के बाद में उत्तरी मैदान है। फिर प्रादीपीय मैदान, देखिएगा नोट कर लीजिएगा, प्रादीपीय मैदान हम पठार भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रादीपीय मैदान भी कह सकते हैं, पठार भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तटीय क्षेत्र भी होते हैं हमारे, तटीय मैदान भी हमारे पास में होते हैं, ठीक है, तटीय मैदान भी होते हैं हमारे पास में, ठीक है, रेगिस्तान भी होते हैं, और अगर हम कहें तो द्वीप भी होते हैं, ठीक है। ये जो वो क्षेत्र हैं जो आपके भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, किसमें करते हैं? भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं अच्छे तरीके से। तो कितने भू आकृतिक क्षेत्र हैं आपके? तो अगर मैं बात करूं कितने भू आकृतिक क्षेत्र हैं, तो भारत को भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने भू आकृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 6 में विभाजित किया गया। कितने में? 6 में, ठीक है। तो कितने होते हैं हमारे? 6। भूकंप जोन कितने हैं? 4। भू आकृतिक कितने हैं? 6। भूकंप जोन है 4, भू आकृतिक कितने हैं? 6। और सबसे पहला प्रश्न जो इस टाइप का ही था, तो सबसे पहला प्रश्न जो हमने कंप्लीट किया था, ठीक है, सबसे पहला प्रश्न, ठीक है, ये देखिएगा कि कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित है। यार मैंने इस टाइप की आपके बहुत सारे प्रश्न कंप्लीट भी किए हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रश्न यहां से लिए हैं। अब देखिएगा पहला प्रश्न तो हमने देख लिया, ठीक है। अब उम्मीद ये है कि ये वाला प्रश्न भी आपके लिए बेहद बेहद इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ये ऐसे प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा इसमें? हिमालय। उसके बाद उत्तरी मैदान, फिर मैदानी पठार। ये इसमें ये भी पूछा सकता है कि कौन सा भू आकृतिक प्रदेश में विभाजित नहीं है, उसका आंसर क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। तो दोस्तों तैयारी हमारी चली रही है इन कॉन्सेप्टों पर, ठीक है। आप लोगों के लिए वॉच कर चुके हैं, अगर पूरी वीडियो वॉच की है तो बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। अब दोबारा हम फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ में दोस्तों, लेक्चर नंबर 5 के साथ तो मिलेंगे। कल हमारा 4 है, ठीक है, 5 तो बात की बात है, अब लगातार चल रहा है। आज तीसरा दिन है हमारा, लेक्चर नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों फिर से मिलेंगे साथ में आपके, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।